इंडिया के एजेंडा पे एक बार फिर से छाई हुई है महाराष्ट्र की खबरें। बाप और बगावत के बाद महाराष्ट्र की सियासत में अब देखिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की भी एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच एकनाथ शिंदे ने दाऊद की आड़ में शिवसेना को घेरने की कोशिश की है। शिवसेना बार बार आरोप लगा रही है कि शिंदे गुट के विधायक बीजेपी से 50-50 करोड़ रुपए लेकर बागी हो गए हैं। 50 करोड़ के आरोपों पर पलटवार करते हुए शिंदे ने भी दाऊद इब्राहिम का नाम अब मैदान में छोड़ दिया है। शिंदे ने कहा है कि बाल ठाकरे को शिवसेना दाऊद से संबंध रखने वालों के साथ सियासी रिश्ता कैसे रख सकती है। यही नहीं, शिंदे ने यह भी कहा है कि जिस छगन भुजबल ने बाला साहेब ठाकरे को गिरफ्तार किया, उसके साथ विधानसभा में शिवसेना कैसे बैठ सकती है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदलते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये बगावत नहीं है। ये लोगों को जो चाहिए वो महाराष्ट्र के जो लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए, वो जो है वो आज एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो सभी एमएलए लोगों ने किया है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार तो आज नहीं तो कल चली जाएगी, लेकिन तैयारी इससे ज्यादा की हो रही है। शिवसेना से उद्धव को ही बाहर करने की योजना पर काम चल रहा है। किसने सोचा था कि बाला साहेब के जाने के सिर्फ 10 साल बाद ही उनके बेटे की पार्टी पर ऐसा संकट आ जाएगा कि उनके विधायक शिवसेना भवन की चाबी पर दावा ठोक देंगे। समय का फेर सियासत को किस तरह मोड़ दे, कोई नहीं जानता। इस सड़क छाप सियासी लड़ाई में अब दुबई में बैठे दाऊद की भी एंट्री हो गई। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने जो ट्वीट किया है, सबसे पहले वो देखिए। हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना मुंबई बम विस्फोट करके निर्दोष मुंबईकरों को मारने वाले का कैसे समर्थन कर सकती है, जिनका दाऊद से सीधा संबंध है। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के लिए और बाला साहेब की शिवसेना को बचाने के लिए हम मर भी जाएं तो बेहतर है। अगर ऐसा होता है तो यह हमारा भाग्य होगा। दाऊद के साथ सीधा संबंध किसका है, यह पूरा महाराष्ट्र जानता है। एकनाथ शिंदे ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस ट्वीट में संदेश साफ था। एनसीपी से रिश्ता तोड़िए और बीजेपी से रिश्ता जोड़िए। नवाब मलिक एनसीपी के बड़े नेता हैं और आरोप यह है कि दाऊद के नाम और काम दोनों का नवाब मलिक ने अपनी संपत्ति को बढ़ाने में इस्तेमाल किया। यह अलग बात है कि नवाब मलिक जेल में बंद है और उनके डी कंपनी से रिश्ते पर बाहर घमासान मचा है। संजय राउत से जब पूछा गया कि डी कंपनी से रिश्ता रखने वालों के साथ आपने सरकार क्यों बनाई, तो संजय राउत एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती और बीजेपी के रिश्तों पर अटक गए। दाऊद इब्राहिम का नाम एक बार फिर से सामने आया। एकनाथ शिंदे कहा है कि ऐसे लोगों के साथ कैसे रिश्ता बना सकते हैं जिनके दाऊद के साथ रिश्ते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ कैसे रिश्ते बना सकते हैं जिसके महबूबा मुफ्ती के साथ संबंध है, जो प्रो पाकिस्तान है। हाँ, आप ऐसे लोगों के साथ कैसे संबंध रख सकते हैं जो पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स रखा, 40 जवानों की हत्या हुई और आप आरडीएक्स किसने रखा ये आपको पता नहीं है। ये सरकार को ऐसे लोगों के साथ आप रिश्ता। बागियों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है और यहीं से एक सीधा सा सवाल सामने आता है कि शिंदे जरूरत से ज्यादा बागियों को क्यों जुटाते जा रहे हैं। नवाब मलिक के बाद छगन भुजबल की बगावत भी उद्धव ठाकरे को याद दिलाई गई। बागी विधायक सुभाष साबणे के एक वीडियो को भी शिंदे ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जिसने बाला साहेब ठाकरे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, उसके साथ कैबिनेट की बैठक कैसे कर सकते हैं। काल माननीय
ह्या राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी सांगितलं, मी त्या बोबड्याच्या बाजूला मांडी घालून बसू का? पण ज्यांनी शिवसेना प्रमुखांना जेल दाखवली त्याच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही बसता, त्याच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही मंत्रिमंडळामध्ये बसता, ते चालते तुम्हाला. आणि त्याच्यासाठी आम्ही 12 आमदार शिवसेनेचे 1 वर्ष विधानमंडळामध्ये निलंबित होतो, फक्त आणि शिवसेना प्रमुखांच्या प्रेमामुळे निलंबित होतो. आजही शिवसेनेबद्दल माझ्या मनामध्ये नितांत आदर आहे. एकनाथ शिंदे बीजेपी में मिलकर उद्धव की सरकार को गिरा सकते हैं, लेकिन इरादा सिर्फ सरकार बनाने या गिराने का नहीं है. शिंदे बार बार यही बोल रहे हैं कि वो बाल ठाकरे के सच्चे सेवक हैं, बाला साहेब के हिंदुत्व का पालन करते हैं. सूरत से लेकर गुवाहाटी पहुंच गए, लेकिन इरादा पूरी तरह साफ था कि उद्धव ठाकरे को शिवसेना पार्टी में ही पैदल करना है. लेकिन शिवसेना को लगता है कि ये सब पैसों के लिए हो रहा है. 50 करोड़ का खेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं. सामना में शिवसेना की ओर से लिखा गया कि इस खेल के पीछे बीजेपी है, खुलेआम खरीद बिक्री चल रही है. जो लोग 40-45 कितने भी हो जो गुवाहाटी में है, उनका जमीर, उनका आत्मा मर चुका है. और जिनका आत्मा मर गया होता है उनका सिर्फ शरीर रहता है, उनका कोई फायदा नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता. ऐसी बॉडी, ऐसे शरीर यहाँ आकर क्या होगा? उनका तो सिर्फ पोस्टमार्टम होता है. लोग उनके विचारों का और उनके कृति का पोस्टमार्टम करते हैं. ये मैंने कहा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट. शिंदे चाहते हैं कि जब तक ये पूरी तरह साफ ना हो जाए कि पार्टी पर अधिकार उद्धव ठाकरे का ही रहेगा, तब तक वो गुवाहाटी से ही कोर्ट और चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते रहेंगे. शिंदे दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने पार्टी से बगावत नहीं की, पार्टी के फैसले के खिलाफ खड़े. इसीलिए विधायकी रद्द करने और पार्टी से निकालने का सवाल ही नहीं उठता. बाल ठाकरे की छाप और छाया में रहकर राजनीति सीखने वाले एक शिव सैनिक ने बाल ठाकरे के बेटे को बेचैन कर दिया है. महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे का अगला एपिसोड क्या होगा? चौपाटी से नहीं, गुवाहाटी से तय हो रहा है. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. तो एक तरफ ये सियासी उछल कूद चल रही है और दूसरी तरफ ये लड़ाई अब लीगल भी हो चुकी है. महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी जा रही है और आज सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई और इस सुनवाई के बाद उद्धव ठाकरे को पहला झटका भी लग गया है. आइए आपको बताते हैं कि आज की सुनवाई की हाइलाइट्स क्या रही. सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर फिलहाल रोक लगा दी है. ये बड़ी जीत भी मानी जा रही है, बड़ी राहत भी मानी जा रही है 16 बागी विधायकों के लिए, जिनके नोटिस पर अब जवाब देने की समय सीमा बढ़ा दी गई है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन 16 विधायकों को 11 जुलाई शाम 5:30 बजे तक डिप्टी स्पीकर को अपना जवाब देना है, जो कि आज शाम 5:30 बजे पहले की डेडलाइन थी, लेकिन अब वो बदल दी गई है 11 जुलाई के लिए. अगली अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बागी विधायकों और उनके परिवारों को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. 11 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में और तब तक के लिए राहत मिल गई है इन बागी विधायकों को. अब देखिए, आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आखिर क्या मांग की है. आइए आपको वो बताते हैं. याचिका में 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी गई है, डिप्टी स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई है और डिप्टी स्पीकर ने खुद को हटाने की मांग वाली नोटिस को खारिज कर दिया था. साथ ही शिवसेना विधायक दल के नेता से एकनाथ शिंदे को हटाने को भी चुनौती दी गई है. ये आज की दूसरी बड़ी डेवलपमेंट रही सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई. आइए अब आपको बताते हैं कि इन सवालों पर शिंदे पक्ष और उद्धव पक्ष ने आखिर क्या दलीलें दी आज सुप्रीम कोर्ट में. तो एकनाथ शिंदे के वकील बहस शुरू करते हुए कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर बेवजह जल्दबाजी में है. नोटिस पर जवाब देने के लिए आज शाम 5 बजे तक का वक्त प्राकृतिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है. डिप्टी स्पीकर ने सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया. डिप्टी स्पीकर का नोटिस जारी करना गलत था. इससे दलीलों की शुरुआत हुई. डिप्टी स्पीकर इस मामले में नोटिस जारी नहीं कर सकते. डिप्टी स्पीकर को हटाने के नोटिस पर बात होनी चाहिए क्योंकि खुद डिप्टी स्पीकर ही अविश्वास के दायरे में है. तो ये एक बहुत बड़ी दलील रही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ. उन पर खुद एक तलवार लटक रही है. अब देखिए, इस पर उद्धव ठाकरे के वकील अभिषेक मनु सिंघवी देश के टॉप लीगल माइंड्स में से एक है. उन्होंने क्या कहा, जब स्पीकर की कार्रवाई चल रही है तो कोर्ट
दखल नहीं दे सकता। ये सबसे बड़ी दलील रही अभिषेक मनु सिंघवी की। स्पीकर के काम में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। कई फैसलों में कोर्ट का ये रुख रहा है। उन्होंने ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी सुप्रीम कोर्ट में आज जजेस के सामने रखे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के वकील से पूछा कि क्या डिप्टी स्पीकर को अयोग्यता पर सुनवाई का अधिकार है। ये इसलिए क्योंकि खुद डिप्टी स्पीकर ही चुनौती के अधीन है। तो बुनियादी सवाल ये है कि अगर स्पीकर को हटाए जाने का प्रस्ताव लंबित है तो क्या तब भी वो अयोग्य करार दे सकते हैं विधायकों को? क्या वो उसकी कार्रवाई कर सकते हैं? तो ये बड़ा सवाल उलटकर डिप्टी स्पीकर पर ही आ गया। अगर डिप्टी स्पीकर को नोटिस मिला तो क्या उन्होंने उसे खारिज कर दिया? और अगर डिप्टी स्पीकर ने नोटिस को किसी वजह से रद्द भी कर दिया तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि डिप्टी स्पीकर खुद ही अपने मामले में अपने जज बन बैठे? ये कैसे हो सकता है? तो यहां पर डिप्टी स्पीकर के वकील ने अपनी तरफ से दलील पेश की और उन्होंने देखिए एक सनसनीखेज दलील पेश की है। आज उन्होंने कहा कि विधायकों ने जिस ईमेल के जरिए नोटिस दिया था, दरअसल वो ईमेल ही अधिकृत ईमेल यानी ऑफिशियल ईमेल के जरिए नहीं था। इसका यह मतलब हुआ कि ऑफिशियल ईमेल के जरिए वो दलील नहीं आई और किसी वकील के ईमेल से वो ईमेल आया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर का पक्ष सुनना जरूरी है। डिप्टी स्पीकर इसमें जवाब दाखिल करें, हम उन्हें नोटिस जारी कर रहे हैं। और यही वो समय था जब सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने अपना नोटिस जारी किया और कहा कि 11 जुलाई तक आप हलफनामा दायर करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देगा आ रही है, शिवसेना का एक और विकेट गिर सकता है। एक और झटका शायद शिवसेना को मिल सकता है। शिवसेना विधायक राहुल पाटिल के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। 2 दिन से राहुल पाटिल लापता है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी जी न्यूज को मिल रही है और फिलहाल इसकी पुष्टि शिवसेना पार्टी या शिंदे गुट की ओर से नहीं हुई है। राहुल पाटिल परभणी से विधायक बताए गए हैं और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि वो कुछ समय से लापता है। तो क्या वो भी एकनाथ शिंदे से मिलने गुवाहाटी पहुंच गए हैं? और क्या ये एक और झटका हो सकता है उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को? तो देखिए, महाराष्ट्र की सड़कों पर अब संग्राम मचा हुआ है। लगातार एक के बाद एक झटका लग रहा है उद्धव ठाकरे को और उस शिवसेना को जिसे वो लीड कर रहे हैं। हंगामा, तोड़फोड़ और बवाल की क्रोनोलॉजी अब हम आपको समझा देते हैं। पहले देखिए, संजय राउत की ओर से चेतावनी दी गई और शिव सैनिकों को भड़काया गया। उसके बाद आदित्य ठाकरे सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने शराफत क्या छोड़ी, दुनिया बदमाश हो गई। इशारा साफ था कि आगे का गेम प्लान क्या होने वाला है। इस गेम प्लान को एक्टिवेट भी कर दिया गया और उसके बाद महाराष्ट्र के हर शहर से तोड़फोड़ की तस्वीरें आने लग गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव गुट शिवसेना के पुराने स्टाइल में बिना आंकड़े के कुर्सी बचा पाएगा? पूरा अंदेशा था कि रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ। आखिरकार अब वही हो रहा है जो शिवसेना चाहती है। घर को चौपट करके चौपाटी पे चिल्ला रहे हैं। ये जो है वो हताशा का प्रतीक है। गदर मच गया है, पुतले जलाए जा रहे हैं। अपनी सांस तक मैं लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। तोड़फोड़ हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। इतने सारे एमएलए एक आदमी पर अगर विश्वास रखते हैं तो उसमें कोई ना कोई तो उस आदमी में कुछ तो रहेगा, उनके साथ कुछ तो गलत हुआ रहेगा। बागी विधायकों के दफ्तरों में हमले किए जा रहे हैं। जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। समर्थन और विरोध के पोस्टर्स पर संग्राम मचा है। सड़कों पर भी अब महाराष्ट्र में उद्धव गुट और शिंदे गुट आमने सामने हैं। ठाकरे परिवार को पहली बार चुनौती घर बचाने की मिल रही है। शिवसेना टूटने के कगार पर है, लिहाजा उद्धव समर्थक आग बबूला हो गए हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता बागी नेताओं के घरों दफ्तरों को निशाना बना रहे हैं।
महाराष्ट्र की राजनीति में अभी तक जो नजर नहीं आ रहा था, अब वो सड़क पर और शिवसेना नेताओं की जुबान पर नजर आने लगा है। हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश हो गई। ये फिल्मी डायलॉग आदित्य ठाकरे ने युवा सेना अध्यक्ष के तौर पर कार्यकर्ताओं को दिए अपने संबोधन में बोला है। महाराष्ट्र की राजनीति में जो तेवर शिवसेना की पहचान रही, वो अब नजर आ रही है। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। सड़क, सदन और कोर्ट, हर ओर से बागियों पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। योग दिवस के दिन से महाराष्ट्र में आए सियासी भूकंप की वजह बने बागी विधायक असम में चटाई बिछाकर बैठे हैं और मुंबई में गुस्से की आग को भड़काने की पूरी कोशिश हो रही है। फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होती। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। गुवाहाटी में बागी गुट शक्ति प्रदर्शन के वीडियो से विधायकों की ताकत दिखाने में लगा है और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में शिव सैनिक अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं। पुणे हो या नागपुर, मुंबई हो या ठाणे, कहीं उद्धव का विरोध हो रहा है तो कहीं शिंदे का विरोध हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र में काम ठप है। विरोध की आग शहर दर शहर फैलती जा रही है। अपने अपने नेताओं के समर्थन में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। पोस्टर्स पर कालिख पोती जा रही है। दोनों ओर से पूरी ताकत लगाई जा रही है कि असली शिव सैनिक हम ही हैं। उधर एकनाथ शिंदे रोज विधायकों का वीडियो दिखाकर उद्धव ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं। 6 दिन के अंदर शिवसेना के विधायक मातोश्री और ठाकरे परिवार की छांव से कम होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के सियासी दंगल में मुकाबला और रोमांचकारी हो गया है। आंकड़ों के खेल में शिंदे गुट का पलड़ा फिलहाल लगातार भारी होता जा रहा है और उद्धव गुट की मजबूरी ये है कि वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते, लिहाजा लगातार शिंदे गुट को चुनौती और चेतावनी भेज रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या उद्धव गुट शिवसेना स्टाइल में बिना आंकड़े के कुर्सी बचा पाएगा। मुझे पूरा अंदेशा था मेरे बारे में, मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। तो देखिए, उद्धव ठाकरे गुट के पास नंबर नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मामला कहां अटका हुआ है। क्यों नंबर पूरे होने के बावजूद एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर सरकार नहीं बना पा रहे हैं? अभी तक यह दावा क्यों नहीं पेश किया गया है? शिंदे गुट में बागी शिवसेना विधायकों की संख्या 39 बताई जा रही है। इनके अलावा प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2 विधायक भी शिंदे के साथ हैं। 7 निर्दलीय विधायक भी शिंदे का समर्थन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुल संख्या अब मिला के हो जाती है 48, यानी शिंदे के पास 2/3 विधायक हैं। इसलिए वो दल बदल कानून से बच सकते हैं। अदालत में अगर शिंदे गुट को असली शिवसेना का हिस्सा नहीं माना जाता है तो बागी विधायकों को सरकार बनाने के लिए दल बदल कर कानून के तहत किसी पार्टी में मर्ज करना होगा। ऐसी सूरत में उनके पास क्या सियासी ऑप्शंस हो सकते हैं? क्या शिंदे के पास विलय का ही रास्ता बच गया है? आपको 4 ऑप्शंस हम उनके सामने जो है वो भी बताते हैं। देखिए जरा, पहला विकल्प यह है कि डिप्टी स्पीकर शिंदे गुट को मान्यता दे दे। इस विकल्प की संभावना ना के बराबर है जिस तरह के हालात रहे हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि शिंदे गुट के विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएं। तीसरा विकल्प, शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ प्रहार जनशक्ति पार्टी में शामिल हो जाएं। और आखिरी यानी कि विकल्प नंबर 4 ये है कि एकनाथ शिंदे सभी बागी विधायकों के साथ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस में विलय कर जाएं। ये 4 ऑप्शंस उनके सामने हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक ठाकरे की पार्टी में हुई सियासी बगावत का अंत क्या दूसरे ठाकरे की पार्टी में जाकर होगा?
क्या शिवसेना के बागी विधायकों की सदस्यता बचाने के लिए एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में बागी विधायकों का गुट एमएनएस में मर्ज हो जाएगा? आखिर क्यों एकनाथ गुट बीजेपी के साथ विलय नहीं कर रहा है और क्यों एकनाथ एंड कंपनी को ठाकरे शब्द को साथ लेकर चलना जरूरी है या मजबूरी? ये रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे। एक हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र का सियासी संकट जस का तस है। मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर पेच कहां फंसा हुआ है। आखिर क्यों एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ विलय नहीं करना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, एकनाथ शिंदे अगर अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं और अगर वो कानूनी लड़ाई भी हार जाते हैं तो उनका अगला कदम क्या होगा? इन सवालों के चक्रव्यूह के बीच एक शख्स का नाम आता है और उस शख्स का नाम है उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे। क्या एकनाथ शिंदे गुट की सत्ता की सीढ़ी बनेंगे राज ठाकरे? महाराष्ट्र संकट का क्या अंत करेंगे राज ठाकरे? क्या उद्धव के खिलाफ शिंदे का सियासी हथियार बनेंगे राज ठाकरे? ये सवाल इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के बजाय राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल होने की संभावना तलाशनी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे को कई बार फोन किए। एकनाथ शिंदे राज ठाकरे को भी अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। यही नहीं, इसी मुद्दे पर सोमवार को राज ठाकरे के घर पर भी बैठक हुई। अब सवाल उठता है कि राज ठाकरे ही क्यों? एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी में भी तो शामिल हो सकता है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि एकनाथ शिंदे के गुट के कई बागी विधायक बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि राज ठाकरे की एमएनएस में जाना उनके लिए ज्यादा सहूलियत भरा है। क्योंकि एक तो ठाकरे का नाम और दूसरा हिंदुत्व दोनों ही एमएनएस से जुड़े हुए हैं। राज ठाकरे के साथ जाने की मुख्यतः 5 वजहें हैं। वजह नंबर 1, ठाकरे परिवार की विरासत। वजह नंबर 2, बाला साहब के विचार। वजह नंबर 3, कट्टर हिंदुत्व। वजह नंबर 4, एमएनएस का महाराष्ट्र में मजबूत संगठन। और वजह नंबर 5, खरीद फरोख्त के आरोपों पर विराम लग सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे नाम की बहुत अहमियत है। यही वजह है कि 2 दिन पहले शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया था कि शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे का नाम कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। रेजोल्यूशन नंबर 6, इसमें हमने कहा है बाला साहेब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है तो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। एकनाथ शिंदे भी जानते हैं अगर बीजेपी से इतर अपने स्वतंत्र वजूद को जिंदा रखना है तो ठाकरे या यूं कहे शिवसेना शब्द को नहीं छोड़ सकते। यही वजह है कि बागी विधायक कह रहे हैं कि हम ही हैं ओरिजिनल शिवसेना, किसी के साथ मर्जर नहीं करेंगे, गठबंधन करेंगे। मर्जर बिल्कुल नहीं कर रहे एमएनएस के साथ। ओरिजिनल नहीं, हम लोग तो ओरिजिनल पार्टी है, पार्लियामेंट्री पार्टी, हम मर्जर क्यों करेंगे? रिकॉग्नाइज एज शिवसेना। यानी आप जो हैं बीजेपी या फिर बच्चू कडू या एमएनएस, ये तीनों पार्टी के जो ऑप्शंस हैं उसे आप खारिज करते हैं? हाँ बिल्कुल, हमको जरूरत ही नहीं किसी में मर्ज होने की, हम अलाय करेंगे। सवाल ये भी है कि क्या राज ठाकरे अपनी पार्टी को अपने चाचा यानी बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना के खिलाफ इस्तेमाल होने देने को तैयार होंगे? क्योंकि बाला साहेब अपने जिंदा रहते जो नसीहत देकर गए थे वो शायद उन्हें जरूर याद होगा। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है, इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई मारामारी? नहीं, ये मैं नहीं, मेरे यहाँ लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है।
करना है तो इस ढंग से करो बस। मूसेवाला मर्डर केस में जैसे जैसे जांच एजेंसियों की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए नाम सामने आ रहे हैं और नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। मूसेवाला मर्डर में अब फॉर्च्यूनर गाड़ी की भी एंट्री हो गई है। क्या है फॉर्च्यूनर गाड़ी का मूसेवाला मर्डर से कनेक्शन, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पंजाब मूसेवाला हत्याकांड की जांच जारी है। इस बीच अब एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की भी इस मर्डर केस में एंट्री हो गई है। पुलिस को संदेह है कि इस गाड़ी में जो लोग सवार थे उन्होंने मूसेवाला की हत्या करने वाले आरोपियों को हथियार मुहैया करवाए थे और बाद में इस गाड़ी का इस्तेमाल कुछ आरोपियों को भगाने में भी किया गया था। पुलिस कार सवारों की तलाश में जुटी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच में अब एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की भी एंट्री हो गई है। यह एंट्री इसलिए हुई है कि जांच में यह सामने आया है कि जो हथियार शूटर्स तक पहुंचाए गए उसमें इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। जो लोग हथियार लेकर आए वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में थे और घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद जब शूटर होटल पहुंचे तो इसी गाड़ी से वो किसी अन्य इलाके में गायब हो गए। इस बीच दिल्ली पुलिस ने फतेहाबाद के 2 होटल मालिकों को भी मूसेवाला मर्डर केस में आगे की पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ से हत्याकांड की तस्वीर और साफ करने के लिए दिल्ली पुलिस ने होटल में काम करने वाले 2 और कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। इस पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद शार्प शूटर्स फतेहाबाद के एक होटल में 29 मई की रात करीब 12:55 पर आए थे और दूसरे दिन यानी 30 मई को दोपहर करीब 2 बजे इस होटल से निकले थे। यहाँ उन्होंने इत्मीनान से खाना पीना भी किया। पुलिस पूछताछ में बुलाए गए कर्मचारियों में से एक कर्मचारी उस दिन होटल में ही मौजूद था जब शूटर्स घटना को अंजाम देकर यहाँ पहुँचे थे। शूटर्स द्वारा एक ही आईडी पर 4 लोगों के लिए कमरा बुक करने की बात भी सामने आई है। यही नहीं, इन लोगों ने यहाँ पार्टी भी की थी। नेशनल हाईवे के होटल सांवरिया के कमरा नंबर 207 में शराब भी मंगवाकर पी गई थी। ये बाकी 4 लोग थे, ये बोलेरो में अलग गए। इनको केशव ने पिक किया। थोड़े किलोमीटर के बाद इन्होंने अपनी बोलेरो छोड़ दी। उसके बाद केशव ने इन्हें ट्रांसपोर्ट किया। वहाँ से फिर ये फतेहाबाद पहुँचे। 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। एक तरफ जहां पंजाब और हरियाणा में हत्या के बाद सनसनी फैली हुई थी तो दूसरी ओर हत्यारे मानसा से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर फतेहाबाद के इस होटल में आराम फरमा रहे थे। हत्यारों ने झज्जर के बादली के सुमित नामक एक शख्स की आईडी पर कमरा बुक किया था जिसके नाम पर 4 लोग यहाँ ठहरे थे। आईडी असली है या नकली, इस बात की भी जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में शामिल शूटर्स इस वक्त दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की कस्टडी में हैं। इन शूटर्स ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में जो बात सामने आई है निकलकर, उससे पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की साजिश एक बार नहीं बल्कि कई बार रची गई थी और सबसे बड़ी और खतरनाक साजिश थी ऑपरेशन वर्दी। यही नहीं, हत्या को अंजाम देने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था। तो क्या थी ऑपरेशन वर्दी, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की ये तस्वीरें आज भी आपके जहन में ताजा होंगी। लेकिन अब एक एक कर रोज इस हत्याकांड से जुड़े नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि उस दिन यानी 29 मई को ही मूसेवाला को जान से मारने का प्लान नहीं बनाया गया था। जी हाँ, एक और प्लान के मुताबिक ये हत्यारे पंजाब पुलिस की वर्दी की मदद से पंजाबी सिंगर की हत्या को अंजाम देने की साजिश का ताना बाना बुन चुके थे। इस साजिश को रचने के लिए शार्प शूटरों समेत गैंगस्टरों ने एक खेत में मीटिंग की थी। इस मीटिंग में 6 शार्प शूटर दीपक उर्फ मुंडे, प्रियव्रत उर्फ फौजी, मनप्रीत उर्फ मन्ना, जगरूप उर्फ रूपा, अंकित और कशिश उर्फ कुलदीप भी मौजूद थे।
मूसेवाला का मर्डर करने की एक साजिश नाकाम होती तो दूसरी साजिश को अंजाम दिया जाता। इसी मकसद से एक मीटिंग हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित डबवाली के एक खेत में की गई थी। मीटिंग में मर्डर करने वाले 6 शूटर और गैंगस्टर केशव के अलावा 3 और गैंगस्टर थे। तीनों पंजाब पुलिस की वर्दी लेकर आए थे। इनका प्लान था कि बाहर मौका न मिले तो फर्जी छापेमारी के बहाने मूसेवाला के घर में घुसकर हमला किया जाए। छापेमारी असली लगे इसके लिए एक महिला को भी टीम में शामिल करने का प्लान किया गया था। जी हाँ, ठीक सुना आपने। इस प्लान के तहत मूसेवाला का बचकर निकल पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता, क्योंकि तब पुलिस की वर्दी में शूटर पहुंचते और किसी को भी इस बात का शक नहीं होता कि ये पुलिस हैं या पुलिस के भेष में हत्यारे। शक ये भी है कि इस हत्या को अंजाम देने के लिए हथियारों की खेप इकट्ठा करने के लिए कुख्यात गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा की मदद भी ली गई थी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस काम के लिए रिंदा की मदद की। शक है कि हथियारों की खेप के लिए कुख्यात गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा की मदद ली गई थी। रिंदा ने हथियारों की इस खेप के लिए ISI को माध्यम बनाया था। यही नहीं, खुलासा यह भी हुआ है कि हत्याकांड का प्लान भी तैयार करने के लिए हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर स्थित डबवाली में 15 दिन पहले 10 गैंगस्टरों ने एक खास मीटिंग भी की थी। पुलिस की वर्दी में मूसेवाला की हत्या करने का प्लान फेल हो गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन 3 गैंगस्टरों की पहचान करने में जुटी हुई है जो पुलिस की वर्दी वाले प्लान को अंजाम देने की फिराक में थी। एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, कुछ पार्ट ऑफ मनी हमने एस्टेब्लिश किया है, पर क्योंकि वो पूरा कंक्लूसिव नहीं है और फर्दर जो भी कार्रवाई होगी जब हमें लगेगा कि आपसे शेयर करनी है तो हम आपसे शेयर करेंगे। 27 मई को भी गैंगस्टर और शूटरों ने मूसेवाला की हत्या की साजिश को अंजाम तक लाने की कोशिश की थी, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया था। 29 तारीख को ऐन वक्त पर मूसेवाला खेतों के रास्ते से न जाकर हाईवे पर चलने लगे, जिससे हत्यारे अपनी योजना में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन आगे जाकर मूसेवाला को शार्प शूटरों ने मारने में कामयाबी हासिल कर ली। हत्या के बाद 2 शूटरों ने एक ऑल्टो कार भी लूटी थी। उसी कार से 2 शूटर पहले फरार हुए थे। मनप्रीत और जगरूप ने मूसेवाला पर फायरिंग करने के बाद कोरोला से भागते समय रास्ते में एक ऑल्टो कार भी रुकवाई थी। इस ऑल्टो कार में एक परिवार सफर कर रहा था। दोनों ने बंदूक की नोक पर ऑल्टो कार लूटी और कोरोला को रास्ते में लावारिस हालत में छोड़कर ऑल्टो से फरार हो गए। मूसेवाला की हत्या वाले दिन भी ऑटोमेटिक गन के अलावा शूटरों के पास मर्डर करने के लिए ग्रेनेड थे। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार शूटरों प्रियव्रत उर्फ फौजी और जगरूप उर्फ रूपा से पूछताछ कर साजिश की कई बातों की जानकारी ली। इनसे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलोंग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े मूसेवाला मर्डर केस के शूटरों से पूछताछ में कई और भी खुलासे हुए हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। खुलासे के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार ड्रोन से सप्लाई किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या के लिए जगरूप और मनप्रीत भारत से लुधियाना होते हुए मानसा पहुंचे थे, जबकि प्रियव्रत, अंकित और कशिश दीपक उर्फ मुंडी हिसार के उकलाना मंडी के रास्ते फतेहाबाद होते हुए सरदुलगढ़ के रास्ते मानसा पहुंचे थे। कत्ल के बाद जगरूप और मनप्रीत लुधियाना के रास्ते फरार हुए थे, जबकि प्रियव्रत उर्फ फौजी, अंकित, कशिश और दीपक मानसा के बाद फतेहाबाद के होटल में 29 मई की रात रुके थे। अगली रात वो तो शाम रुके, उसके बाद एक ट्रक में सवार होकर गांधीनगर पहुंचे और वहां से मुंद्रा, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी मूसेवाला के मर्डर का प्लान ऐसा था कि एक प्लान फेल भी हो जाए तो दूसरे प्लान के तहत इस वारदात को अंजाम दिया जाए, और हुआ भी यही। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक वर्मा, जी मीडिया।
यह मूसेवाला मर्डर केस की जांच से जुड़ी कुछ अहम चीजें आपके सामने रखते हैं। अब तक करीब 18 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। ये गिरफ्तारियां दिल्ली पुलिस, पुणे पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर की हैं। 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है तो दिल्ली पुलिस ने गुजरात से 2 शार्प शूटर्स समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें प्रियव्रत उर्फ फौजी, कशिश और केशव शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 शूटर्स की पहचान भी कर ली है। 2 मॉड्यूल्स के तहत 6 शूटर्स ने घेर कर मूसेवाला पर गोलियां बरसाई थी, ये बात सामने आ चुकी है। और इनके अलावा पंजाब पुलिस की एसआईटी की गिरफ्त में भी कई आरोपी अब आ चुके हैं। पुलिस के मुताबिक इन लोगों को सिद्धू मूसेवाला के शूटर्स को लॉजिस्टिक्स मदद मुहैया कराने, रेकी करने और उन्हें पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसमें संदीप सिंह उर्फ केकड़ा को शूटर्स को इनपुट साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा प्रभदीप सिद्धू उर्फ पब्बी, मोनू डागर, पवन बिश्नोई, मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना, मनप्रीत भाऊ और सरज मिंटू भी शामिल हैं। और अगर बात करें पुणे पुलिस की कार्रवाई की तो उनकी गिरफ्त में अब 9 जून को महाकाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि संतोष जाधव को 13 जून को किसी अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था। जबकि 26 जून को लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बलदेव चौधरी को लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ये तमाम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस मामले में।